फैनशाओ ने आग्रह किया कि मैं आपको मसाज कर देता हूँ, तो जियूचेन मना करने लगता है कि तुम ये जानते हो कि दूसरे लोगों के छूने से मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फैनशाओ कहता है कि क्या आप मुझसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो? तो फिर अच्छा ही है, जितना आप मुझसे नाराज़ रहोगे उतना मैं खुश होऊंगा। मेरा सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं आपको रुला दूं। अब तीनों लोगों पे राज करते हो। मैं अपने पूरे दिल से चाहता हूँ कि मैं आपके जितना हो सकूं उतना ज़्यादा काम आऊं, लेकिन क्या आप थोड़ी सी तो कृतज्ञता नहीं दिखा सकते? तो जियूचेन मन में बोलता है कि इस पर मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता और ये क्या सोच रहा है ये मैं पढ़ भी नहीं सकता। सच में ये बहुत एनोइंग है। क्या वो मुझे टेस्ट करने की ट्राई कर रहा है या फिर वो सच में प्योरली वो चाहता है? और फिर वो मान जाता है कि चलो मेरे साथ। फैनशा उसके पीछे जाता हुआ कहता है कि बात करें तो मुझे अभी तक आपने यूनिवर्स फाइनेंस पे ध्यान रखने के लिए ही ऑर्डर दिए हैं। मुझे कभी आपको सर्व करने का मौका नहीं मिला। फिर वो लोग जियूचेन के नहाने की जगह पहुंच जाते हैं। फैनशा जियूचेन का अपर रोब निकालता है और उसका क्राउन निकाल के उसके बालों को छूता हुआ कहता है कि ये कितने खूबसूरत है। ये इतने सुनहरे हैं कि इसमें सूरज की रोशनी जितना तेज है। आपका ऐसा रूप इस तीनों लोकों में सिर्फ मुझे ही देखने मिला है ना? तो जियूचेन कहता है कि मैं इस तरह के तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। तो फैनशाओ कहता है कि जैसी आपकी मर्जी, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। फिर जियूचेन स्नान कुंड में चला जाता है। फैनशाओ बाहर खड़ा कहता है कि मुझे अचानक से वो समय याद आ गया जब मैं पहली बार आपके पास आया था। मैं तो छोटा सा गोस्ट था और मैं हेवनली पैलेस में घुस आया था। मैं डरा हुआ था और कुछ भी पता नहीं था और मुझे ज्यादा नियम भी याद नहीं रहते थे। मुझे मेरे दिल से बस यही एक बात याद थी कि मुझे आपको बहुत करीब से फॉलो करना है। मैं आपके लिए इंतज़ार करता जब आप कोर्ट मीटिंग में जाते, किसी सेरेमनीज में जाते, खाते, सोते या फिर जब आप नहा रहे होते हैं। लीजू भी जब हथेली जितना छोटा सा था तब उसने सिर्फ डैड और गोस्ट अंकल इतना ही बोलना सीखा था। वो हमेशा मुझे उसे उठाने के लिए और अपने साथ खेलने के लिए कहता था, लेकिन आपके पास तो वो रहता ही नहीं था। जियूचेन कहता है कि उससे और याद मत करो, बहुत सारी बातें हैं, उनमें से जो बिना काम की है वो अब मैं भूलने लगा हूँ। फैनशाओ, क्या सभी देवताओं के राजा को प्यार की जरूरत है? मैंने उन सबको पहले ही छोड़ दिया है। मेरी नज़रों में तो पावर ही सबसे ज़्यादा ऊपर रहता है, सिर्फ जिम्मेदारियाँ ही मेरे लिए ज़्यादा महत्व की है। तो फिर फैनशाओ कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही बाहर वो जियूचेन का वेट कर रहा था। फिर जियूचेन उसे बुलाता है और कहता है कि कहाँ भटक रहे हो, क्या तुम मेरी सर्विस नहीं करने वाले? लेकिन जियूचेन एक पर्दे के पीछे बैठा था, तो फैनशाओ उसका पैर पकड़ के कहता है कि इस तरह से आप पर्दे के पीछे रहोगे तो मैं ठीक से आपको देख नहीं पाऊंगा और आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाऊंगा। जियूचेन खुद को छुपा रहा था क्योंकि अभी ही उसके हाथ में डार्कनेस आने लगी थी, वो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी इसलिए। फैनशाओ उससे उल्टा सोने को कहता है और वो उसे मसाज दे रहा था। तब जियूचेन मौन करता है तो फैनशाओ चौंक गया कि क्या उसने अभी मौन किया? हाँ, वो वही था, क्योंकि जियूचेन के शरीर में कालापन बढ़ने लगा था। फैनशाओ परेशान हो गया कि क्या मैंने थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर लगा दिया या फिर मैंने बहुत अच्छा किया कि उसे बहुत प्लेजर मिला। अगर वो दर्द से बेहोश हो जाते तो इस तरह से वो आवाज़ नहीं करते। जियूचेन का दर्द बढ़ने ही लगा था। फैनशाओ जियूचेन के पैर पर वो देख लेता है और सोचता है कि मैंने कुछ गलत नहीं देख लिया, आखिर ये है क्या? उसका शरीर बहुत अजीब तरीके से बदल रहा है, लेकिन फिर भी उसे ये डर है कि मैं उसे देख लूँगा। इसके पीछे कोई तो बड़ा राज लगता है। और वो कहता है कि योर मैजेस्टी थोड़ा रिलैक्स करिए, इतना जोर मत दीजिए नहीं तो दर्द होगा। मैंने अभी बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया था और मैंने ठीक से सर्व नहीं किया। मुझे दूसरा मौका दीजिए, मैं इस बार जेंटली करूँगा। वहाँ दानव लोक में येली ट्री स्पिरिट को अपनी एनर्जी दे रहा था, तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो येली कहता है कि क्यों? तुमने बहुत सारी ऊर्जा बहा दी है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो ट्री डीमन कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं ऑनेस्टली अब सब बताता हूँ। जब मैंने उस वक्त तुम्हारी डीमन बॉडी ले ली थी तो मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा।
ट्री स्पिरिट ने जब लीजू की डीमन बॉडी ले ली थी तब वो बहुत कमज़ोर था और उसने लीजू की डीमन बॉडी से पावर ले ली और आज तक वो उस पावर को धीरे धीरे खाता आया और उसने अपना कल्टीवेशन 2 लेवल बढ़ा लिया। लेकिन उस वजह से लीजू की डीमन बॉडी में सिर्फ एक छोटी सी डाली ही बची। जब येली पहली बार उससे मिला था तब वो उसे तब भी उसकी डीमन बॉडी वापस नहीं देना चाहता था। ये सारा कन्फेशन करने के बाद वो कहता है कि तो अब तुम समझ गए मेरे इरादे पहले से ही अच्छे नहीं थे और मैं तुम्हारा अंकल कहलाने लायक भी नहीं हूँ। येली कहता है कि मैंने ये अंदाज़ा लगा ही लिया था लेकिन बस मैंने कहा नहीं था। नेवला कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही नहीं हो गया, उसने अपना वादा तोड़ दिया और लालचू बन गया। तो ग्लूटोन कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या होता अगर लीजू सिर्फ उसी वजह से ही जागृत होने वाला होता तो सायान कहता है कि येली को ही अपना फैसला लेने दो। ट्री स्पिरिट गिल्टी के मारे रोने लगा था। येली उसे कहता है कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया और गलती की, फिर भी तुमने इतने वक्त मेरी डीमन बॉडी को बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया। तुमने मेरे सामने अपने गुनाह कन्फेस किए। तुमने काफ़ी बहादुरी भरा काम किया है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का छोटा सा हिस्सा है तो तुम इस दानव लोक और स्पिरिचुअल ट्री को बचाने में उसका इस्तेमाल करो। तो वो खुश हो गया कि हाँ ठीक है, अब आप चिंता मत करना, मैं कभी इतना लालचू नहीं बनूंगा। फिर उसके बाद सभी ने उस ट्री स्पिरिट से विदाई ली। बाहर दानवों के दोनों गार्ड पूरी सेना लेके उसका स्वागत करने आए थे। सांगियान उसे कहता है कि तुम दोनों को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और नेवला उन्हें देख के डर गया कि उन दोनों ने ही मुझे जाल में पकड़ा था। ग्लूटोन सांगियान को विस्पर करके कहता है कि कियोस तुम तो यहाँ के महाराज हो ना, जल्दी उन्हें पूछो कि क्या वो कुछ डिलीशियस खाना लाए हैं, मुझे बहुत भूख लगी है कि मैं तो मर ही जाऊंगा। तो सांगियान भी उसे विस्पर करके धीमे से कहता है कि थोड़ी देर रुको तुम। दोनों गार्ड्स खुश होते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड आखिरकार आप वापस आ ही गए। दानव लोक के राजा की जगह अब भी खाली है, कोई भी उस पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सका, वो बस आपकी वापसी की ही इंतजार कर रहा था। सांगियान कहता है कि क्या किसी ने हिम्मत नहीं की, या फिर तुम दोनों ने ही सबको धमका दिया था ताकि कोई भी उसकी हिम्मत ना करे, है ना? तो कुलोची कहती है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो सब आपके नाम से ही डर जाते थे। लेकिन आतुलो हंसते हुए बोल देता है कि हाँ हमने ही ये सब किया था। तो कुलोची उसे धीमे से डांटती है कि बेवकूफ़, तुमने ये क्या कह दिया, हम सबको मरवाओगे तुम। तो तब जाके आतुलो को रियलाइज़ हुआ। सांगियान कहता है कि मुझे पता था कि तुम दोनों ने ही ये किया होगा, वापस चल के तुम्हारी सज़ा के लिए रेडी रहो। कुलोची पूछती है कि आपने कहा नहीं था कि हम डीमन कॉन्क्यूबाइन को भी साथ ले जाएंगे, सब उसे देखना चाहते हैं, वो कहाँ है? तो सांगियान कहता है कि वो अभी अपनी पावर टेस्ट कर रहा है, देखो वहाँ पे। दानव लोक में बहुत समय से बर्फ गिर रही थी तो येली उसे रोकना चाहता था कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, इस ड्रैगन इलाके में मैं बर्फ गिरनी बंद करने की कोशिश करता हूँ। आयन भी मुझे देख रहा है, मैं ज़रूर ही ये कर सकता हूँ। येली वहाँ स्प्रिंग लाना चाहता था लेकिन उसके जादू की वजह से फूलों की बारिश होने लगी और इस वजह से सब छींकने लगे। सांगियान भी देखता है कि पॉपुलर्स के फूलों की बारिश हो रही है। येली परेशान हो गया कि ये मैं नहीं चाहता था, आखिर मैंने गलती कहाँ कर दी, और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। सांगियान ये देख लेता है कि उसकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी ज़्यादा डिवाइन पावर संभाल सके, और वो येली को कैच कर लेता है। येली अपनी आंखें खोलता है तो सांगियान उसकी तारीफ करता है लेकिन तुरंत ही वो भी छींक मार देता है। तो येली कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो? आई एम सॉरी, मैं फेल हो गया, मैं तो पावर्स कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं जल्दी जल्दी में उसे इस्तेमाल करने चला था। वहाँ दूसरे डीमन छींकते हुए कहते हैं कि ये डीमन कॉन्क्यूबाइन सच में स्प्रिंग गॉड है, उसने अभी ही फूलों की बारिश करवा दी, ये तो अच्छा हुआ, शायद आगे से सभी ठीक हो जाएगा। सांगियान भी येली को कहता है कि एक गॉड बनना इतना आसान कैसे हो सकता है, चिंता मत करो, आराम से काम लो, चलो पहले ब्लड मून पैलेस वापस चलते हैं। दोनों पुनर्जन्म के बाद मुझे तुम्हारे साथ काफ़ी मामले सेटल करने हैं। तो ये सुन के येली कंफ्यूज हो गया कि आखिर उसका मतलब क्या है, उसे कौन से मामले सेटल करने हैं।